सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाबुल इल्म को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको बआसानी पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 1.4 को ख़त्म किया था। यूँ हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था वो इख्तिताम पज़ीर हो गया एक्सरसाइज के लिहाज से। तो चैप्टर नंबर 1 की सिर्फ रहती है मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज को देखते हैं कि मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्या है, क्या आता है इसमें से और कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आप अपने बुक के पेज नंबर 15 पे देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा मिसलिनियस एक्सरसाइज लिखा। सबसे पहला जो सवाल इसका है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको MCQs पूछे जाते हैं और पहला जो सवाल होता है वो आपका MCQs का ही होता है। तो ये कंपलसरी MCQs होते हैं। तो बहरहाल MCQs को हम देखते हैं। देखें, MCQs रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं होती और ख़ुसूसन मैथ में तो बिल्कुल भी नहीं होती। MCQs समझने के काम होता है और समझ के जो बंदा करता है उसी को समझ लगती है, क्योंकि इसके ऑप्शंस जो होते हैं वो चेंज भी आ सकते हैं। ठीक है, और MCQs अपने से भी बन के आ सकते हैं। वैसे तो अपने से बहुत कम बनते हैं, लेकिन फेडरल बोर्ड में और दूसरे जितने भी बोर्ड्स हैं, पंजाब लाहौर बोर्ड के अलावा, लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड के अलावा, तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इनमें जो MCQs होते हैं वो बुक से ही आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर नंबर 1 की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसको हम देखते हैं कि इनमें MCQs में हमसे क्या पूछ रहा है, उसको समझते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, सबसे पहले MCQs है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह जानते हैं, हमने पिछली सबसे पहली वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बड़ा डिटेल से पढ़ा था। तो आपको अच्छी तरह पता हो जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है। वो है ax² + bx + c = 0 और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपने ऑप्शन बी पे टिक करना है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहला MCQ तो आसान ही था, उसमें कोई समझने वाली बात भी नहीं है। दूसरा MCQ जो है वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। अब देखें, नंबर ऑफ टर्म्स क्या मतलब है, इसका क्या कहना चाह रहा है, इसको हम ज़रा समझते हैं। देखें, कह रहा है द नंबर ऑफ टर्म्स, आप अपनी बुक पे इसको दोबारा पढ़ें। द नंबर ऑफ टर्म्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसने इक्वेशन दी हुई है जी ax² + bx + c = 0। अब कह रहा है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स होती क्या है। नंबर ऑफ टर्म्स से मुराद नंबर्स, सीधे से जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं इक्वेशन में, उसको नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यूज इस इक्वेशन में क्या है, तो आपको नज़र आ रहा होगा 3 कांस्टेंट वैल्यू है a, b और c। तो बस 3 कांस्टेंट वैल्यूज हैं a, b और c, तो यही नंबर ऑफ टर्म्स है। क्योंकि बाकी देखें जाए तो x और ये x, ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। और ये ज़ीरो असल में कांस्टेंट हो सकता है। अगर c 0 हो गया तो असल में, अगर मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, 5x² - 7x = 0। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। बज़ाहिर तो आपको नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, 5 और 7, लेकिन नहीं, c भी तो है ना, c भी तो 0 है। अगर हम 0 यहाँ लिखें या 0 हम यहाँ लिखें, 5x² - 7x + 0 = 0, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 0 भी नंबर ऑफ कांस्टेंट में शामिल है और नंबर ऑफ टर्म्स में शामिल है, और 0 c को कह सकते हैं, कहा जा सकता है। लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा 0 c के बराबर, यानी हर दफ़ा c 0 हो। c की वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ पे मैं 9 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन 0 जो है ये भी कांस्टेंट लिया जाता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स की जो वैल्यू है इक्वेशन में वो 3 ही होती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs पे। नेक्स्ट MCQs में देखें क्या है। तीसरा MCQs है कि द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। ठीक है, तो अब आपने जो बुक में पढ़े हैं नंबर ऑफ मेथड, वो कितने पढ़े हैं। एक पहला था फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड था क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीसरा मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसका मतलब 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन जो है वो C सही है। चौथा MCQs जो है, चौथे MCQs में पूछा जा रहा है कि द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़। अब आपको जो इस बच्चे को क्वाड्रेटिक फार्मूला आता होगा वो आसानी से क्वाड्रेटिक फार्मूला जो भी इन चारों ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है उस पर आप टिक करेंगे। तो पहला ऑप्शन है A, x = -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन में क्या गलती है, देखें बी वाले ऑप्शन में देखें, उसमें माइनस नहीं है b के साथ। बाकी देखें सारा ठीक लिखा हुआ है, तो माइनस नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन में एक तो माइनस नहीं है, ठीक है,
और दूसरा अंदर इसमें स्क्वायर रूट के अंदर आप देखें अपनी बुक में तो आपको प्लस नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब ये भी गलती है। और सी ऑप्शन में देखें माइनस तो है लेकिन अंदर स्क्वायर रूट के अंदर आपको प्लस नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब ये गलती है। ठीक है, तो चौथे एमसीक्यूज़ का जो ऑप्शन था वो ए था। अब पांचवें एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। पांचवें एमसीक्यूज़ में आपको कह रहा है टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर। अब आपने इसके लीनियर फैक्टर्स बताने हैं, यानी सिंपल सी बात है, आपने इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अगर आपको फैक्टराइज करने में मुश्किल है तो आप इसको जस्ट सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके सिंपल फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं इसको फैक्टराइज करने ही की कोशिश करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन में मुश्किल है अभी भी तो सबसे पहली बात है कि उसको फैक्टराइजेशन करनी चाहिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन के बगैर आप एमसीक्यूज़ तो जाहिर सी बात है नहीं कर सकते, आप शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं कर सकते फैक्टराइजेशन के बगैर। लेकिन एमसीक्यूज़ में फैक्टराइजेशन पे बच्चों को डाउट होता है कि यार फैक्टराइजेशन जो मैंने की है कि ये ठीक भी है कि नहीं है। तो आप गौर से देखें, मैं इसको ज़रा जूम करता हूँ यहाँ पे, ये देखें कि आप अपनी बुक पे देखें 5वें नंबर वाले एमसीक्यूज़ को, आपके सामने जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, अब इसको बारी बारी आप इन ऑप्शंस को ए को बी को सी को डी को मल्टीप्लाई करवाना शुरू कर दें। ठीक है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों फैक्टर्स को, जिस फैक्टर पे यही इक्वेशन बन जाएगी, जिस फैक्टर पे आपके सामने ये इक्वेशन बन जाएगी, वही आपका फैक्टर दुरुस्त होगा। ठीक है, तो एक ये भी तरीका है इस तरह के एमसीक्यूज़ को हल करने का। बहरहाल हमने जो फैक्टराइजेशन करनी थी उसी के लिहाज से हम करते हैं इसको। जी, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने इक्वेशन लिख ली है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। वैसे तो मैंने आपको फैक्टराइजेशन के ऊपर बड़ा कमाल एक टॉपिक दिया था फैक्टराइजेशन के ऊपर, तो उसको आप देखें जाके। लेकिन यहाँ पे भी अब देखें कि चूँकि चैप्टर इख्तिताम पर है, आखिरी मराइल पर है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हम इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो उनको तो नहीं ना समझ लगेगी। तो मैं आपको वही कॉन्सेप्ट के तरीके से दोबारा फैक्टराइजेशन समझाता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देखें, यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है वो मैं यहाँ भी लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। देखें फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम कि आपने इक्वेशन में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन आपकी रीअरेंज होनी चाहिए और इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है या इक्वेशन अरेंज नहीं है तो सबसे पहले आप उसको क्वाड्रेटिक बनाएं और इक्वेशन को अरेंज करें, रीअरेंज करें। ठीक है, तो आप देखें अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। तो इक्वेशन में मौजूद आपने सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, इस टर्म को इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट है +1। ठीक है, उस कोफिशिएंट से आपने कांस्टेंट टर्म को साइन समेत मल्टीप्लाई करवाना है। ये आपने जो बातें मैं कर रहा हूँ इसको गौर से सुनना है। जो आपके पास इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है उसको आपने इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उनको दोनों टर्म्स को साइंस में आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। अब साइंस में मल्टीप्लाई करवाना है यानी प्लस 56 को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है +1 से, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा जी? जाहिर सी बात है प्लस 56 ही आंसर आएगा। अब मैंने 56 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास 56 आंसर आए, और जिनको मैं प्लस या माइनस करवाऊं तो मेरे पास दरमियान वाली टर्म आंसर आए साइन समेत। दोबारा सुने कि अब मैंने ये जो 56 आया है, अब मैंने 56 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिन फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास 56 आंसर आए साइन समेत, और जिन उन्हीं फैक्टर्स को मैं प्लस या माइनस करवाऊं तो मेरे पास दरमियान वाली वैल्यू यानी x की पावर 1 के साथ जो कोफिशिएंट है वो आंसर आए साइन समेत। ठीक है, अब मैं 56 के सबसे पहले यहाँ फैक्टर्स बनाता हूँ। देखें सबसे पहले तो 56 अपने टेबल पे आता है 56 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद आप यहाँ देखें, मैं कैलकुलेटर पे आपको शो करता हूँ कि आप सबसे पहले 56 को जो है उसको 2 से डिवाइड करवाना शुरू कर दें, यानी 1 से डिवाइड करवाएं। 1 से किया तो 56 ही आया, 2 से करवाएं तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 28, तब भी आपके पास 56 ही आंसर आता है। ठीक है, अब 56 को आप 3 से डिवाइड करवाएं, यानी बारी बारी आप करते जाएं। 3 से देखें आपके पास रैशनल में आंसर आ रहा है, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से करवाएं, 4 से करवाया तो 14 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आ रहा है, वो भी 56 आता है। 5 से करवाएं, ठीक है, 5 से भी रैशनल में आंसर आ रहा है। 6 से करवाएं, 6 से भी रैशनल में आंसर आ रहा है। 7 से करवाएं, 7 से करवाया तो 7 × 8 वो भी हमारे पास 56 होता है। 7 से, ओहो
7 से करवाया, उसके बाद करवाते हैं 8 से, तो 8 से करवाया वही आपका देखें कि 8 7 या 7 8 एक ही बात होती है। अब 9 से करवाएं, 9 से भी रैशनल में आंसर आ रहा है, 10 से भी आपके पास रैशनल में ही आंसर आएगा, 11 से करवाएं तब भी आपके पास रैशनल में आंसर आ रहा है, 12 से कराएं तब भी आपके पास रैशनल में आंसर आ रहा है, 13 से करवाएं तब भी आपके पास। इसका मतलब हमने इससे इतने ज़्यादा टर्म्स वैल्यू से करवा कर देख लिया है। हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ के फैक्टर्स बनते हैं वो ये 4 बनते हैं, ठीक है। अब इन 4 फैक्टर्स में हमने इन फैक्टर्स को प्लस या माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 56 तो आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इन चारों फैक्टर्स में हमने इन चारों फैक्टर्स को बारी बारी प्लस या माइनस करवा के देखना है कि हमारे पास -15 आंसर आ रहा है। अब सबसे पहले 56 को देखें, 56 को +1 करें तो 57 होता है, और 56 में -1 करें तो क्या होता है, 55 होता है। इसका मतलब प्लस करें तब भी ज़्यादा आंसर आ रहा है, 15 नहीं आ रहा, और माइनस करें तब भी -15 आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब 56 मल्टीप्लाई बाय 1 ये फैक्टर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई करवाने से तो हमारे पास 56 आ रहा है, लेकिन प्लस या माइनस करने से हमारे पास -15 नहीं आ रहा। अब हम करते हैं 28, 28 मल्टीप्लाई बाय 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 56 आंसर आ रहा है, लेकिन आप प्लस माइनस करते हैं तो 28 में प्लस करें तो 30 होता है, 28 में 2 प्लस करें तो क्या होता है 30, और 28 में 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 26 आता है। इसका मतलब 15 माइनस का नहीं आ रहा, ये भी हमारे पास फैक्टर क्या है, नहीं चाहिए। 14 इंटू 4, 14 में +4 करें तो आपके पास क्या आंसर आता है 18, और 14 में -4 करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 10। इसका मतलब -15 किसी सूरत में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये फैक्टर भी हमें नहीं चाहिए। अब 7 में 8 प्लस करें तो हमारे पास 15 आंसर आता है, माइनस करें तो आपको पता है 1 आंसर आएगा। अब 7 में 8 प्लस करने से यानी 7 + 8 तो 56 आंसर आ रहा है, और सॉरी 15 आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने प्लस किया, 15 आंसर आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए -15, तो मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस चाहिए तो आप यहाँ भी सिंबल चेंज कर दें, यानी -7 -8 कर दें, -15 भी आंसर आ जाएगा, और -7 को ही आप मल्टीप्लाई करवाएं -8 से तो आपके पास +56 भी आंसर आएगा। इसका मतलब -7 और -8 आपके पास वो दो फैक्टर्स बनते हैं जिन पे हमारे पास फैक्टराइजेशन बआसानी हो रही है, ठीक है। अब आपके सामने जो फैक्टराइजेशन हो जाएगी वो होगी x² -8x -7x +56 = 0 नहीं है। तो अब यहाँ से देखें, पहले दो टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर बच गया x -8। अगली दोनों टर्म्स में से आपके पास -7 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x -8। अब देखें आपके पास जब ये दोनों फैक्टर्स आपके सेम आ रहे हो, इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल दुरुस्त हो रही है, ठीक है। अब आप देखें ये दोनों फैक्टर सेम है, इनको हम लिख लेते हैं एक दफ़ा, यानी x -8 एक दफ़ा लिख लिया, बाकी जो बचा उसको लिख लेते हैं एक दफ़ा ये। तो आपका मतलब ये आपकी पॉसिबल फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये आपके पॉसिबल फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स हैं। अब आपके पास देख लें ऑप्शन आपके पास क्या है, तो इसका जो ऑप्शन बनता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का, तो वो ऑप्शन बनता है x -8 और x -7, तो वो ऑप्शन सी बनता है, ठीक है। तो इसको भी आप पॉइंट आउट कर लें, ऑप्शन सी आपका 5वें MCQ का आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है एक किस्म की, देखें एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड। तो आपको अगर डेफिनेशंस मैंने आपको जो पॉइंट आउट करवाई हैं, अगर आपको याद हैं तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं कि इसको इक्वेशन को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। यानी जब इक्वेशन में x को रिप्लेस करते हैं उसके रेसिप्रोकल से, तो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, उस इक्वेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। अब तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो MCQ का ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको पॉइंट आउट करते रहें। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है एन इक्वेशन ऑफ टाइप 3x प्लस 3 - x। ये मैं इसको थोड़ा दिखाता हूँ आपको, ये देखें 3x प्लस 3 - x प्लस 6 = 0 इज एन। अब आपको यहाँ पे देखें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक पहला है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में चला जाए, यानी वेरिएबल एक्सपोनेंट में चला जाए, तो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, उस इक्वेशन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है पार्ट ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, आपकी इक्वेशन दी है 4x² - 16, तो वो हम यहाँ करते हैं 4x² - 16 = 0। अब याद रहे हमने इसका सोल्यूशन सेट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आसानी से निकल सकती है। देखें 4x² 16, यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल की इस तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से x² की आंसर आ जाएगा 16/4, x² का आंसर आ गया जी क्या 4।
दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, +-2। ठीक है, x का आंसर हमारे पास आ गया +-2। लेकिन उसने हमसे पूछा कि सोल्यूशन सेट आपके पास क्या है, तो सोल्यूशन सेट हमारा जो बनता है वो बनता है ब्रैकेट +-2। ठीक है, तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट है। अब आप देखें अपनी बुक पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो है आपके पास वो है ए ब्रैकेट +-4, बी ऑप्शन में ब्रैकेट 4 है, सी ऑप्शन में आपके पास ब्रैकेट +-2 है और डी ऑप्शन में आपके पास +-2 है। अब उसने देखे यहाँ पूछा है कि इसका सोल्यूशन सेट किया है। ठीक है, तो 80% बच्चे यहाँ पे गलती कर आते हैं कि वो डी ऑप्शन पे टिक मार आते हैं। तो देखो आपके पास सोल्यूशन सेट आपके पास तब भी बनता है जब आप जो आपका आंसर है उसके इर्द गिर्द आप ब्रैकेट लगा दें, तब आपके पास सोल्यूशन सेट बनता है। तो आपके पास डी ऑप्शन में देखें ब्रैकेट नहीं लगी हुई, तो उसने तो हमसे सोल्यूशन सेट रिक्वायर्ड किया है। तो आपने इसको गौर से देखना है। इस तरह के आपके पास और भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आपने सोल्यूशन सेट वही लिखना है जिसके इर्द गिर्द आपके आंसर के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगी हो। तो आपका सी ऑप्शन वो ऑप्शन है जिसके आपका आंसर भी वही आ रहा है, यानी +-2 आंसर आ रहा है और उस आंसर के इर्द गिर्द कर्ल ब्रैकेट भी लगी हुई है। तो इसी को हम सोल्यूशन सेट मानेंगे। ठीक है, अब आपके पास लास्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 9 है। उसमें कह रहा है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x⁴ - 3x⁴ 3 + 7x² - 3x + 2 = 0 इज एन। आपने रेसिप्रोकल इक्वेशन ही ऐसी इक्वेशन बनी जिसमें हमने देखा था कि x⁴ फिर x⁴ 3 फिर x⁴ 2 फिर x⁴ 1 फिर x⁴0। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए ही आपका दुरुस्त जवाब है। अब ये तो थे आपके एमसीक्यूज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या हमसे मांग रहा है, क्या रिक्वायर्ड कर रहा है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 का, वो हमारे पास है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये मेरे ख्याल से गालिबन आपके पास 10 क्वेश्चन है शॉर्ट। ठीक है, ये 10 में से हमने काफ़ी ज़्यादा पहले भी किए हुए हैं, जो पीछे से मैंने आपको पॉइंट आउट करवाया है ना, तो उनमें ही हमने किए हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है वो देखें। कह रहा है सोल्व x² + 2x - 2 = 0। सोल्व करना है, जस्ट सिंपल हमने इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब देखें, यहाँ पे आपको दिखाने का ये मकसद है कि आप गौर से देखें उसने सोल्व लिखा हुआ का है। ये आप देखें गौर से, क्वेश्चन नंबर 1 में जो उसने कहा है हमें सिर्फ वो कहा है सोल्व करें। उसने हमें ये नहीं कहा कि आप इसको किस तरीके से सोल्व करें, उसने सिर्फ यही कहा है, यानी बुक वाले ने सिर्फ यही कहा है कि आपने इसको सोल्व करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, यहाँ पे उसने कहा कि फैक्टराइजेशन से सोल्व करें। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में उसने यही कहा है कि आप जस्ट इसको सिंपल सोल्व करें। तो हमारे पास जो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 2 की पार्ट 1 की, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x² + 2x - 2 = 0। उसने सिर्फ कहा है कि आपने इसको सोल्व करना है। तो आपकी अपनी मर्जी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड्स पढ़े, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपकी अपनी मर्जी है, आप इन तीनों में जिस मर्जी से सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन अगर उसने कहा है कि सोल्व बाय दिस स्पेसिफिक मेथड, यानी स्पेसिफिक मेथड से उसने दिया होगा ना, जाहिर सी बात है कि सोल्व दिस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या सोल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन या सोल्व दिस इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हो गया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तब आपने उसको उस जिस तरीके से उसने कहा है उस तरीके से आपने उसको सोल्व करना पड़ेगा। अगर आपको कहा गया है कि आप इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व करें, लेकिन अगर आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल कर रहे थे, तब आपका सवाल गलत कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो आपने सवाल को पहले समझना है, उसके बाद उसको हल करना है। अब यहाँ पे आपको जो सवाल दिया है वो उसने सिर्फ लिखा है कि सोल्व करें, उसने ये नहीं कहा कि किस मेथड से सोल्व करें। तब आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको किस मेथड से सोल्व करें। तो मैं तो आपको हमेशा ही से प्रेफर करता आ रहा हूँ कि आपके लिए कि आपके पास जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और आपको कहा गया हो कि इसको सोल्व करें, तो आप उसको जस्ट सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करें। वो एक आसान मेथड है और उसको बच्चे ईजी जल्दी कैरी करते हैं। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। आपके पास देखें ए आपके पास है इक्वेशन में, देखें क्या है 1 + 1, बी आपके पास क्या है वो है +2 और सी आपके पास क्या है वो है -2। इसके ऊपर आप जस्ट सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, x = -b, b आपके पास है 2 प्लस माइनस √b² यानी 2 का स्क्वायर -4, ए आपके पास है 1 और सी आपके पास है -2 होल डिवाइडेड बाय 2 और ए आपके पास है 1। इसको आप कैलकुलेटर में देखें, मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इसका होगा √2 का स्क्वायर -4 × 1 - 2, इसका आंसर आ रहा है जी 2√2। ठीक है, यानी x = -2 + -2 √3
डिवाइडेड बाई 2, ये 2√3 है सॉरी। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, 2 बच गया, और -1 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इस 2 से कट गया। यहाँ यूँ आपके पास x का जो आंसर आ गया वो है -1 प्लस माइनस √3। और अगर सोल्यूशन सेट लिखना चाहें तब आप इसी का आप सोल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं। मैं देखता हूँ कि सोल्यूशन सेट लिखा हुआ है, तो सोल्यूशन सेट लिखते हैं हम भी। जी हाँ जी, बुक में किसी भी सवाल का सोल्यूशन सेट नहीं लिखा हुआ, तो हमारा यही रिक्वायर्ड आंसर हुआ। ठीक है, यानी x का यूँ 2 आंसर्स आ गए ना, एक प्लस के लिहाज से और एक माइनस के लिहाज से, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे मैं बुक आपके सामने रख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, और आपको सवाल जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है उसमें सवाल आपको दिया है 5x² इज इक्वल टू 15x। ठीक है, तो ये आपके पास सवाल है और इसको कहा है जी कि फैक्टराइजेशन से हल करें। तो फैक्टराइजेशन से हल करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपकी इक्वेशन जो है वो अरेंज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं। तो इक्वेशन जो रीअरेंज होगी वो आपके पास बनेगी 5x² माइनस 15x इज इक्वल टू 0। अब ये इसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे करें, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट तो है नहीं जिससे हम हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाएं। तो इसमें देखिए आप जस्ट सिंपल x दोनों में है तो x कॉमन आ जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या बच गया, वो बच गया 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यूँ आपके पास अब देखें ये दो फैक्टर्स बन रहे हैं, एक x इज इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर ये वाला फैक्टर 0 के बराबर है। यहाँ से हम इसको लहदा 0 के इक्वल लेते हैं, एक x इज इक्वल टू 0 और दूसरा 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकाल लेंगे, 5x इज इक्वल टू 15, और यूँ x की वैल्यू आपके पास आ गई 15/5 और x की वैल्यू आ गई 3। तो यूँ आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू आई 0 और दूसरी वैल्यू आई x इज इक्वल टू 3। तो इसका अगर आप सोल्यूशन सेट लिखना चाहें तो कोई बात तो नहीं है, वैसे लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। उसमें हमें क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास बुक में शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 वो है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और जो उसने सवाल दिया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/x + 4 + 1/x - 4 इज इक्वल टू 3। अब उसने कहा है कि इसको सिंपल आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसने कुछ ऐसा नहीं पूछा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके फैक्टराइजेशन करो, नहीं। उसने सिर्फ यही कहा है कि जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, कि उसमें हमने पॉइंट आउट करना था कि स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है, तो बस इसमें पॉइंट आउट नहीं करना, उसने सिंपल यही कहा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते थे उसको भी देखें, आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है, इसका एलसीएम लेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब दो फैक्टर्स आपके पास मुख्तलिफ हों तो उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही उसका एलसीएम होता है। तो इसको हमने अलग-अलग मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से x + 4 से कट गया, x - 4 बचा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो x - 4 ही आंसर आएगा। प्लस उसी तरह x - 4 से, यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा तो x - 4 से कट गया, बाकी क्या बचा x + 4, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 4 ही आंसर आएगा, और दूसरी तरफ इज इक्वल टू 3 उसी तरह। अब यहाँ से देखें ये +4 ये -4 कट गया आपका, और ऊपर ये x और ये x बचेगा तो हो जाएगा 2x, और नीचे आपके पास देखें ये फॉर्मूला बन रहा है a + b और a - b का, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x² - 16। ठीक है, x² - 16 इज इक्वल टू 3। तो अब इसको मैं अगले नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ये देखें x, इसको आपने बस सिंपलीफाई करना है, तो यहाँ पे मैं इसको सिंपलीफाई करवाता हूँ। ये देखें x² - 16 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ चला जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई x² - 16। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3x² माइनस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आंसर आता है जी, 48। ठीक है, मुझे श्योर नहीं है, मैं इसको ज़रा कैलकुलेटर पे भी देख लेता हूँ। 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48 ही आंसर आता है। ठीक है, तो 48 ही आंसर आता है। इसको ये देखें, अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई मोस्ट सिंपलीफाइड इक्वेशन। बस आप इसको जस्ट रीअरेंज कर दें तो ये हो जाएगा 2x यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के सब जाके माइनस हो जाएगा, और इक्वेशन बन जाएगी 3x² - 2x - 48 इज इक्वल टू 0।
तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बस इतना सा काम था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राइट द नेम्स ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपको अब तो पता हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने हर एक्सरसाइज में कम से कम इसका बताया होगा कि कितने से मेथड होते हैं। 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब आपके पास ये सवाल आए तो बस आपने लिख देना है कि देयर आर 3 मेथड्स टू फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आर गिवन बिलो, और आपने तीनों के नाम लिख देने हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पॉइंट आउट करवाया हुआ है। और इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी आपको देखें लिखा हुआ है, सवाल दिया हुआ है 2x माइनस 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 9/4 और जस्ट लिखा हुआ है सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो इसकी हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो ये आपके पास सवाल है 2x माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। अब आपकी अपनी मर्जी है, इसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें या जो मर्जी करें। वैसे एक आसान सा तरीका है, देखें यहाँ स्क्वायर है और यहाँ भी वो टर्म्स है जिसको हम अंडर रूट से सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या होगा, 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9/4। ये स्क्वायर रूट से कट गया, बाकी बच गया 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/4 की जगह क्या लिखा जाएगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी यानी दो इक्वेशंस बन जाएंगी। एक इक्वेशन बनेगी प्लस के लिहाज से यानी 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3/2 और दूसरी बन जाएगी आपके पास माइनस के लिहाज से यानी 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। इसको आप मुझे सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, ये माइनस 1/2 यहाँ माइनस हो रहा है, आपकी अपनी मर्जी है। इसका एलसीएम लेंगे, वैसे मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। 2 एलसीएम आएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। अब देखें ये 2:2 से इक्वेशन आपके पास बन गई 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ से 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल माइनस हो रहा है, इक्वल के तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/4 और x की वैल्यू आ गई 1। एक x की वैल्यू का आंसर आ गया आपके पास 1। अब दूसरी यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका भी आप देखें जस्ट सिंपल, इसका भी एलसीएम लिया जाएगा। ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये 2:2 से कट गया, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 बच गया। ये माइनस यहाँ माइनस और इक्वल की तरफ जाके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1। और यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4x इज इक्वल टू 3 में से 1 निकाले 2 और बड़ी रकम के साथ माइनस का सिंबल है तो माइनस, और यूँ आपके पास x का आंसर आ जाएगा -2/4 और x का आंसर आ जाएगा -1/2। और आपके पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बन जाएगा 1 और -1/2। तो ये तो आसान से सिंपल से क्वेश्चन थे। ठीक है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके पास है सोल्व स्क्वायर रूट 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x। अब यहाँ भी आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको जस्ट सिंपल कहा गया है कि इसको सोल्व करें। कोई ऐसी आपके ऊपर कोई लगाई नहीं गई कि आपने इसको किस तरीके से सोल्व करना है, किस तरीके से नहीं सोल्व करना। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे देखें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि इसको हम स्क्वायर रूट खत्म कर देंगे ना, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये होगा 3x प्लस 18 अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कट गया तो आपके पास बच गया 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसको रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये मैं जो प्लस वाली दोनों वैल्यूज हैं इसको इक्वल के इस तरफ ले गया हूँ। अब आपने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो कर दें। जो आपने करना है इसको फैक्टराइजेशन से करना है, फैक्टराइजेशन से कर दें। जब जाहिर सी बात है हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी आपके पास है -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4, ए आपके पास है 1 और सी आपके पास है -18 डिवाइडेड बाय 2a। इसको मैं मजीद कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ। तो ये देखें कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो आपके पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का आंसर क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। और दूसरी तरफ x इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +3 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आपका अब दोबारा से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक प्लस के लिहाज से आएगी यानी x इज इक्वल टू
3 + 9/2 और एक माइनस के लिहाज से आ जाएगी x = 3 - 9/2। अब यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 9 + 3 12/2 और x का आंसर आ जाएगा जी 6। ठीक है, और यहाँ से आपके पास आंसर आएगा जी -6/2 यानी x का आंसर आ जाएगा आपके पास -3। यूँ आपके पास x के दो आंसर्स आ गए, एक आंसर आ गया 6 और दूसरा आंसर आ गया जी -3, और सोल्यूशन सेट भी हमारा यही बनेगा 6 - 3, और दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट और आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पेज नंबर 16 पे, वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये आपके पास सिंपल सी आपके पास डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है डिवाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप देखें मैंने आपको सबसे पहले पेज नंबर 2 पे आपको देखें पॉइंट आउट करवाई थी। तो ये तो बुक का ज़रा सफ़ा थोड़ा फट गया, तो आपको बहरहाल मैंने आपको पॉइंट आउट करवाई भी है, आप मेरी पिछली वीडियोस देखें तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास जो डेफिनेशन है रेसिप्रोकल इक्वेशन, ये भी मैंने आपको पॉइंट आउट करवाई थी। ये डेफिनेशन है पेज नंबर हमारे पास था जी पेज नंबर 9 के ऊपर, और ये डेफिनेशन आपके पास ये रही, ये भी आपको पॉइंट आउट करवाई थी। ठीक है, आगे जो डेफिनेशन है वो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और ये पेज नंबर आपको करवाई थी पेज नंबर 10 के ऊपर पॉइंट आउट। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन रही, इसको मैंने बहरहाल समझाया भी हुआ था, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखें जिन्होंने बच्चों ने नहीं समझा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है डेफिनेशन डिफाइन रेडिकल इक्वेशन, और रेडिकल इक्वेशन की भी आपको डेफिनेशन पॉइंट आउट करवाई थी, वो बनती थी आपके पेज नंबर 12 के ऊपर। तो ये थी आपके चंद क्वेश्चंस मिसलिनियस एक्सरसाइज के। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो वो आपका यहाँ से भी बन सकते हैं। तो इसको भी हम समझते हैं कि इनमें हमारे पास जो 10 आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी हैं, इनमें हमें क्या कहा जा रहा है। जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है पेज नंबर 16 पे, उसके आपके पास देखें सबसे पहले ब्लैंक जो है वो आपके पास है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो इस तरह का एमसीक्यू आ जाएगा, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गालिबन पीछे भी था, ये देखें पहले ही एमसीक्यू इस तरह का था। तो आपको पता होना चाहिए इस तरह का एमसीक्यू आ जाएगा, और 4 आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ax² + bx + c = 0, यही आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, दूसरा एमसीक्यू जो है, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो है द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। तो आपको अच्छी तरह पता है वो है 3। अब तीसरा एमसीक्यूज है या सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स है, वो है द नेम ऑफ मेथड टू ड्राइव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 1.1 के बाद जो हमने 1.2 पढ़ी थी, उससे पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन सिखाई थी। यहाँ पे ये देखें डेरिवेशन सिखाई थी मैंने आपको। वो डेरिवेशन आपकी असल में किस फॉर्मूले से किस मेथड से हुई है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपकी जो डेरिवेशन हुई है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला आया है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हुई है, तो आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है, तो यही इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो एमसी ब्लैंक है उसका जो आंसर है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही है। ठीक है, कि ऐसा मेथड जिससे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव किया, उस मेथड का नाम कंप्लीटिंग फार्मूला है। चौथा एमसीक्यू जो आपके पास है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0, a is not equal to 0 इज। अब उस क्वाड्रेटिक फार्मूला को जो हमने ड्राइव किया था उसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकला था, यानी जो फार्मूला हमारे पास क्या आया था, तो वो फार्मूला आपके पास था x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो यही हमारे पास उसका सॉल्यूशन था। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो आपके पास है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 25x² - 1 = 0। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट किया है आपके पास, यानी 25x² - 1 = 0। यहाँ से 1 नीचे प्लस माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25x² = 1। यहाँ से x² की वैल्यू आ जाएगी 1/25, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें और x का आंसर आपके पास आ जाएगा x = +-1/5। यूँ आपके पास जो इसका आंसर आ रहा था वो आ रहा है सॉल्यूशन सेट। अब देखें यहाँ भी उसने लिखा है कि सॉल्यूशन सेट आपने बयान करना है, तो सॉल्यूशन सेट इसका जो होगा वो उसी सूरत में होगा कि इसके आंसर के इर्द गिर्द अगर आपकी कर्ल ब्रैकेट लगी हो। अगर आपकी कर्ल ब्रैकेट नहीं लगी होंगी तो आपका सॉल्यूशन सेट कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको कर्ल ब्रैकेट लगाना जरूरी है। और अगर एमसीक्यू इस तरह का आ जाए तब भाई आपने उसमें देखना है कि आपकी कर्ल ब्रैकेट लगी है कि नहीं लगी हुई। अगर नहीं लगी तो आपने उस ऑप्शन पर टिक नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x⁻²x -3 पॉइंट, ये पॉइंट मल्टीप्लाई वाला पॉइंट है, ये पॉइंट डेसिमल वाला नहीं है। 3 × 2⁻x + 5 = 0 इज कॉल्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होती है? ऐसी इक्वेशन इसमें वेरिएबल की पावर में आ जाए
उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन नंबर, वो है द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका भी अब देखें आपसे सोल्यूशन सेट पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन सेट इसका कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो यूँ आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3, और इसका जो सोल्यूशन सेट बन जाएगा वो आपके पास बनेगा प्लस माइनस 3 और दोनों तरफ कर्ल ब्रैकेट। तो यही इसका आपके पास सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप एक्स की पावर 4 एक्स प्लस एक्स की पावर 3। ये थोड़ा धुंधला है तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी फॉर्म है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक्स की पावर 4 फिर एक्स की पावर 3 फिर 2 फिर 1, और ये कौन सी फॉर्म बनती है, ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन की फॉर्म बनती है। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है अ रूट ऑफ इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड। अब देखें हमने एक्सरसाइज 1.4 में पढ़ा था कि हमने जब उसको चेक करना था तो वो रूट यानी वो आंसर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती थी, तो उसमें हमारे पास मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो ये देखें मैंने एक क्वेश्चन निकाला है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखें इसमें देखें आपके पास कि इसमें हमारे पास जो आंसर आते थे, एक आंसर आया था ये और दूसरा आंसर आया था ये। अब इसको हमने चेक करना था, इसको हमने चेक किया यानी इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास एक का आंसर देखें, इसका आंसर आ रहा है नॉट सेटिस्फाई। तो जिसका आंसर नॉट सेटिस्फाई आएगा वो हमारे पास कौन सा रूट कला रहा था, वो कला रहा था एक्सट्रीनियस रूट। लेकिन नॉट सेटिस्फाई यानी कि एक शर्त थी कि आपके पास जो आंसर था वो रियल होना चाहिए, यानी ये आंसर रियल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नॉट सेटिस्फाई है ना, इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन सेट नहीं है। इसका जो आंसर था ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए वो हमारा बन गया ये x इज इक्वल टू 2 जो था वो एक्सट्रीनियस रूट बन गया। एक्सट्रीनियस रूट की भी आपको बता दूं, उस टाइम भी आपको बताया था कि आपको एक्सट्रीनियस रूट की दो शर्तें हैं। एक शर्त ये है कि अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर नहीं आ रहा, यानी बराबर नहीं आ रहा, तो उसकी एक शर्त ये है कि अगर तो रियल है तब वो एक्सट्रीनियस रूट कहलाएगा, बराबर नहीं है लेकिन रियल है तो एक्सट्रीनियस रूट कहलाएगा। लेकिन अगर बराबर भी नहीं है और रियल भी नहीं आ रहा तो वो एक्सट्रीनियस रूट नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो यही आपके पास इक्वेशन है कि एज ए रूट में जब इक्वेशन में आपको हमारे पास इक्वेशन डू नॉट सेटिस्फाई यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आती तो उस इक्वेशन को कहते हैं, उसको एक्सट्रीनियस रूट्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कह रहा है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर द, तो ये डेफिनेशन है रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो यूँ आपके पास आपका चैप्टर नंबर 1 आज इख्तिताम पजीर होता है, और उम्मीद है आपको ये पूरी मेहनत से जो आपको पढ़ाया गया चैप्टर है वो बिल्कुल आपको समझ आया होगा, एक एक चीज़ आपको पढ़ाई गई है। बहरहाल इसमें डेफिनेशंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, एक एक एमसीक्यूज़ का निशान लगाया गया है। तो जो आपको समझ नहीं आई इसमें वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसमें अगर आपका कुछ आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो पहले आप उसको मेरी पिछली वीडियोस देखें, क्योंकि आपको उसमें एक एक पॉइंट समझाया गया है। ठीक है। तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह समझ लगेगी, लेकिन फिर भी समझ नहीं लगेगी तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं आप अपने सवालात में, आपको आपके जवाब दूंगा। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के आखिर में मिल सकता है, हर वीडियो के आखिर में आपको दिया होता है। बहरहाल जो आपकी एग्जाम्पल्स हैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जाम्पल से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स आपकी क्योंकि बुक में सॉल्व हुई हुई हैं तो आप उनको करें, प्रैक्टिस को तौर पर करें। ठीक है। जैसे आपने पहले एक एक्सरसाइज ख़त्म कर दी, इस 1.4 की एग्जांपल ले लें, आपने एक्सरसाइज ख़त्म की है, तब आपको पक्का पता चल गया कि मैंने इस एक्सरसाइज में अब मुझे ये एक्सरसाइज आ गई है, बिल्कुल मैंने इसको कर लिया है, बिल्कुल मैंने इसको सॉल्व कर लिया, मुझे इसका ए से लेकर यहाँ तक एक एक सवाल आ गया है। तब आप क्या करेंगे, तब आप अपना टेस्ट लें। ठीक है। तब आप अपना टेस्ट लें तो आप जाएं अपनी एग्जांपल्स पे, आपने सॉल्यूशन को नहीं देखना, आपने जो सवाल दिया हुआ है आपने वो सवाल कैरी करना है। ठीक है। और उसको आपने अलग से इसका टेस्ट लेना है बगैर इसको देखे। ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। आप यकीन रखें कि मैंने भी इसी तरह अपनी सेकंड ईयर की है, फर्स्ट ईयर भी मैंने इसी तरह की है। मैंने किसी ट्यूशन से नहीं गया, किसी अकेडमी में नहीं गया, इसी तरह मैंने पढ़ा है, एग्जाम्पल मैंने की है। ठीक है। और पहले मैंने सवाल किए हैं, सवाल करके फिर अपने आप को चेक करने के लिए कि मुझे आया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने चेक किया कि मैंने ये जो एक्सरसाइज की है इसमें मुझे सवाल रट्टा लगाया कि मुझे समझ लगी है। अगर तो मैं एग्जाम्पल उसकी सॉल्व कर लेता था तो इसका मतलब था कि मैंने सवाल समझ लिया था, अगर मुझे एग्जाम्पल सॉल्व नहीं हो रही इसका मतलब कि मैंने एक्सरसाइज का रट्टा लगाया है। तो आप अपना खुद टेस्ट लें। तो ये उम्मीद है आपको चैप्टर नंबर 1 समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।
उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, पर फिर भी किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ ले, मैं आपको आपके सवालों के जवाब दिया करूंगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।